वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से देशवासियों को 75वें रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज से 74 साल पहले हमने अपने भारत देश के लिए एक संविधान अडॉप्ट किया था, जिस संविधान के प्रियम्बल में बहुत वाज़ेह तौर पर, बहुत साफ शब्दों में इसकी देश की एक परिभाषा बयान की थी कि ये देश एक सेकुलर देश होगा, ये देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, ये देश एक आज़ाद देश होगा, अपने फैसले खुद करेगा, और ये देश जो है इसमें इंसानों के दरमियान इंसाफ होगा, लिबर्टी यानी आज़ादी मिलेगी, और यहाँ पे इक्वलिटी मिलेगी। हर शख्स बराबर होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, महिला हो या मनुष्य, सब बराबर होंगे। गरीब हो या अमीर, दलित हो या आदिवासी, ब्राह्मण हो या ओबीसी, सब के राइट्स जो हैं वो बराबर होंगे, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। फिर हमने ये बात कही थी, इस देश में हर आदमी को इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ राजनीतिक भी होगा, वो इंसाफ आर्थिक भी होगा, वो इंसाफ सोशल भी होगा। फिर हमने ये बात कही थी कि ये देश जिसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग मज़हब पे चलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों से वाबस्ता लोग हैं, उन सब के दरमियान जोड़ने वाली चीज़ होगी वो भाईचारा होगा। इसके बाद हमने अपने संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल यानी बाब 3 में, चैप्टर 3 में, उसमें बहुत सी विस्तार के साथ में एक एक राइट का जिक्र किया था और ये बताया था कि ये राइट्स जो है इनको हासिल होंगे। आज देश ने अपने संविधान के 75 साल मुकम्मल कर लिए। जाहिर बात है कि हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए, इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि जो बातें हमने तय की थी, जो मूल्य हमने तय किए थे, जो वैल्यूज़ हमने अपने लिए बनाई थी, और जो हमने फंडामेंटल राइट्स तय किए थे, उन पर हमारा देश कितना आगे बढ़ा है। आज देश ने बहुत तरक्की की है। हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लोहे की एक कील भी भारत में नहीं बनती थी, लेकिन आज भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा देश बन गया है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी के एतबार से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एतबार से हमने बहुत उपलब्धियां की हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं, हमारा जीडीपी बढ़ा है, हमने एजुकेशन में भी तरक्की की है। लेकिन ये तरक्की क्या आम आदमी तक पहुंच पाई है? क्या देश के हर नागरिक को तमाम सुविधाएं हासिल हैं जिसका हमने ख्वाब देखा था, जिसके हमने सपने साकार किए थे? क्या वो सब हमारे सपने साकार हो गए? क्या वो सपने पूरे हो गए? क्या देश के हर नागरिक और हर वासी तक के तमाम सुविधाएं पहुंच गई? इसका हमें जायज़ा लेना चाहिए। और ये रिपब्लिक डे खुशी मनाने का दिन तो है, लेकिन इस बात का विश्लेषण करने का दिन भी है कि संविधान ने जो अधिकार दिए थे, संविधान ने जो मूल मंत्र दिया था, संविधान ने जो बातें कही थी, उन बातों पर हमने कितना अमल किया है। हम इस पहलू से ये देखते हैं कि जो तरक्की हुई देश में, जो उन्नति हुई देश में, जो विकास हुआ देश में, उसके लाभ हर आदमी तक नहीं पहुंच सके। देश के हर नागरिक को वो तमाम सुविधाएं हासिल नहीं है। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, अनपढ़ है, जाहिल है।
उनके पास सुविधाएं नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हर आदमी की आर्थिक नीति बराबर नहीं है। हमने बड़े बड़े कारपोरेट्स जरूर पैदा किए, यहाँ पे पूंजीपति लोग पैदा किए, उनको आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं दी, हुकूमत ने सुविधाएं दी, पॉलिसियां हमने ऐसी बनाई, लेकिन एक आम नागरिक जो है, जो बंगाल में बैठा हुआ है, जो बिहार में बैठा हुआ है, जो आसाम में बैठा हुआ है, जो मणिपुर में बैठा हुआ है और जो देश के अन्य प्रांतों में बैठा हुआ है, हर नागरिक तक के वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई है। आज भी लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो एक वक्त खाते हैं। आज भी जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आती है उसमें हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और श्रीलंका से भी नीचे हैं। ये दिखाता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये रिसोर्सेज सिर्फ चंद हाथों में जमा हो गए हैं और वो जमा होते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब तर हो रहा है और अमीर से अमीर बनता चला जा रहा है। पहली बात तो यही है कि हमें ये रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इक्विटेबल बनाना है, इसकी न्यायपूर्वक जो है इसको लोगों के दरमियान जाना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि हमने ये बात भी कही थी कि हर आदमी को इंसाफ मिलेगा। आप जानते हैं कि इंसाफ या हुसूल इतना मुश्किल है आदमी के लिए कि अगर वो एक अदालत से नाकाम होता है तो अगली अदालत में जाने के लिए उसकी जेब खाली होती है। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग अदालत तक पहुंचते ही नहीं है। हालांकि हमने ये बात तय की थी, हमारे जुडिशल सिस्टम में इस बात को पसंद किया गया था कि हम ADR कायम करेंगे, हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाएंगे। हमने टेलीफोन अदालतें बनाई है, हमने बिजली अदालतें बनाई है, हमारे यहाँ पंचायत लेवल पे भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभी भी देश की एक बहुत बड़ी जनता को इंसाफ का हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। और फिर ये कि एक करप्शन की जो लानत है वो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो रूलिंग पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, वो ये समझती है कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर उनका अधिकार है। हालांकि ये जो रिसोर्सेज टैक्स की शक्ल में, ये GST की शक्ल में जो जमा होते हैं वो देशवासियों पर खर्च करने के लिए होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात को भी हमें देखने की ज़रूरत है। तीसरी बात हमने ये कही थी कि हमने राइट टू लाइफ को एक फंडामेंटल राइट बनाया था और राइट टू लाइफ में हमने दोबारा उसके अंदर एक चीज़ और इजाफा किया था कि राइट टू एजुकेशन भी पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। हमारा मानना ये है कि अब हमें आगे बढ़कर राइट टू लाइवलीहुड को भी उसका पार्ट बनाना चाहिए। जब तक कि लाइवलीहुड लोगों को पास नहीं होगा, उसके बाद ना उनको राइट टू एजुकेशन का कोई लाभ मिल सकता है, ना उन्हें राइट टू हेल्थ का कोई लाभ मिल सकता है। तो राइट टू लाइवलीहुड को जो है हमें अपने राइट टू लाइफ का यानी आर्टिकल 21 का पार्ट बनाना चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ के लोगों को, यानी देखिए एक बहुत बड़ी जनता है। आप इस वक्त के जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो शायद देश में सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। कितने लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, किसी के पास, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है और जॉब सुकड़ते जा रहे हैं। इसलिए कि ये जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं या हमारी जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसी कुछ इस तरह की बनाई गई है कि उसमें लोगों के पास से हाथ में से काम चला जाए और सिर्फ मशीनों के हवाले काम हो जाए। हम समझते हैं कि मशीनों की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारोबार बढ़ाए जा सकते हैं जिसके ज़रिए से हम हर आहत को काम दे सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें हुई थी, यानी ये कहा गया था कि साहब जो है स्टार्टअप के प्रोग्राम होंगे, ये कहा गया था कि लोगों को जो है छोटे छोटे कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने तौर पर जो है कारोबार शुरू कर सकें, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब बन के रह गया है। आज बैंक जो है बड़े बड़े लोन जो है वो सिर्फ कारपोरेट को देते हैं जो अक्सर डूब जाते हैं, जो अक्सर ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनको वेव आउट कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि राइट टू लाइवलीहुड को एक फंडामेंटल पार्ट बनाना चाहिए और हमारी देश की जनता को भी और हमारे देश की सिविल सोसाइटी को भी आगे बढ़कर मूवमेंट चलानी चाहिए। जिस तरह उन्होंने मूवमेंट चलाई थी RTI के लिए, RTE के लिए, मनरेगा के लिए,
फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए और लोकपाल के लिए अब हमें एक मूवमेंट ये लॉन्च करनी चाहिए पूरे देश में कि राइट टू लाइवलीहुड को जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट बनाकर एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। दोस्तों और साथियों, हम ये देखते हैं कि आज 75 साल बाद में भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी हमने जो बात कही थी कि इक्वालिटी का जो कंसेप्ट था कि जिसमें अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा, दलित और बरहमन सब एक लेवल पर होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि गरीबों को और ख़ास तौर से दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज़ को ये एक यानी जो प्लेइंग फील्ड मिला है वो बराबर नहीं है। अभी भी बहुत सारे यानी देश के भाग में, अलग अलग भागों में जो है लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, लोगों को इक्वलिटी हासिल नहीं है। अभी भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, अनटचेबिलिटी आज भी माहौल बना हुआ है, जबकि अनटचेबिलिटी को हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी बाकी है। आज भी हम देखते हैं कि देश के सबसे बड़े यानी जो पर्सन है, यानी वो हमारा देश का राष्ट्रपति, उसको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी उसको रोक दिया जाता है एक लेवल पे जाके। तो ये जो छूतछात है, ये जो ऊंच नीच है, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये लानत है इस देश के लिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो है ना, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, इक्वलिटी की बात ये है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा वर्ग जो है देश का, जो 50% पॉपुलेशन है देश की, वो सबसे ज़्यादा वंचित है आज के ज़माने में, और वो है हमारी महिलाएं। महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, क्रिमिनल हमारे जो ब्यूरो है, क्राइम ब्यूरो है, उसके रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उनके खिलाफ क्राइम्स भरमार है, क्राइम बढ़ते ही जा रही है, फीमेल फिटिसाइड के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, रेप के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, कलेक्टिव यानी इज्तिमाई रेप के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और उस पर कोई अंत नहीं हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि रूलिंग पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है स्टेट की तरफ से। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इसका समाधान होना चाहिए। हमें सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर उनका रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन देना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये कि उनको इक्वलिटी दी जाए, हर जगह इक्वलिटी दी जाए, स्टेटस में भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ में भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। फिर एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे संविधान के प्रियम्बल में, इस देश के लिए जो विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न भाषाओं बोलने वालों का देश है, उनको जोड़े रखने के लिए फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को एक बहुत ही बुनियादी उसूल माना गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज लोग इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम का भेद पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, घृणा पैदा करना चाहते हैं, और बड़े पैमाने पर ये चीज़ देश के अंदर पैदा होती जा रही है। हमारे सामने ये सवाल है कि अगर इस देश को एक देश रखना है, इस देश के अंदर उन्नति होनी चाहिए, इस देश के अंदर विकास होना चाहिए, इस देश की समस्याओं को हल होनी चाहिए, इस देश को दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाईचारे को प्रमोट किया जाना चाहिए। भाईचारा जब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक के हम न तो विश्व गुरु बन सकते हैं, ना देश के अंदर भी हमको विकास कर सकते हैं। इसलिए कि देश का कोई एक वर्ग भी अगर पिछड़ जाए तो देश आगे नहीं बढ़ता है, जीडीपी मुतासर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब ये है कि स्टेट का, गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, वो सब रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें जिस तरह स्टेट इन्वॉल्व हुई है, जिस तरह स्टेट ने उस पूरे काम में अपने रिसोर्सेज झोंके हैं, जिस तरह स्टेट ने पूरी स्टेट मिशनरी को उसमें लगा दिया है, जिस तरह हमारे मीडिया ने जो है उसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रसार किया है, यहाँ तक कि हमारा दूरदर्शन जो सरकारी मीडिया है उसने भी बड़े पैमाने पर उसका प्रसार किया है। और उस दिन यानी आधे दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। और उस दिन भी देश के अंदर जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए है, वो डिस्प्यूट पैदा करने के लिए नहीं है, वो सोल्यूशन के लिए है, वो नफरत पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हारमोनी पैदा करने के लिए, म्यूचुअल हारमोनी पैदा करने के लिए है। लेकिन उस दिन भी 22 तारीख को भी देश के अन्य भागों के अंदर छुटपुट वाक़यात हुए हैं, जहाँ पर हिंदुत्व ग्रुप ने मुस्लिम इलाकों में घुसकर
तोड़फोड़ की है, स्टोन पेल्टिंग की है, छेड़छाड़ की है और आपत्तिजनक नारे लगाए हैं और फिर मस्जिदों पर और मंदिरों पर मस्जिदों पे और चर्चों पर जो है भगवा झंडे लहराए गए हैं। ये चीज़ इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों पर हुकूमत को सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हम ख्वाब देखते रह जाएंगे, हम वो ख्वाब हमारे साकार नहीं होंगे। मैं एक बार फिर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमने अपनी आज़ादी के इतने साल गुजार लिए हैं और हमने हमने जो ये जो 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो हमने एक ऐसा संविधान अपने देश के लिए बनाया है जो संविधान सब लोगों को बराबर का दर्जा देता है, सब लोगों के बराबर के राइट्स देता है, सब लोगों को समानता देता है, सम्मान देता है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जिस पर ओथ लेकर तमाम लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में आते हैं, उन्हें उस ओथ का लिहाज रखना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल नीतियां हैं उस पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।